So today we are starting chapter 5, our environment. Okay, beta? So here is our first heading. What is environment? ये क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का. देखो बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे आता है आपका बोर्ड्स में. तो इसमें आपका मेनली कुछ कुछ टॉपिक्स है जिसको हमें पढ़ना है, और जो आपका अभी लेटेस्ट सिलेबस आया उसके बेसिस पे ही मैंने इस पीपीटी इसको प्रिपेयर करा है. ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, कुछ टॉपिक्स ही है इसमें. यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग. फर्स्ट टॉपिक आपके यहाँ से, जिसका नाम है आर एनवायरनमेंट. सो व्हाट डू यू कॉल एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट होता है क्या है? ठीक है, तो जैसा कि आपके स्लाइड पर लिखा हुआ है बेटा, ऑल द फिजिकल सराउंडिंग्स ऑन अर्थ आर कॉल्ड एनवायरनमेंट. मीन्स आपकी जितनी भी फिजिकल सराउंडिंग है बेटा, जो भी आपके आसपास प्रेजेंट है, वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, ऑल द थिंग्स कंबाइनली नोन एज एनवायरनमेंट. ओके बेटा? Yes. Understood? So what is environment? All the physical surrounding, whether they are living or non-living, are consist of environment. Understood बेटा? क्या कहेंगे उसको हम लोग? अपना environment बोलेंगे. environment के लिए एक वर्ड आप जानते हैं, मेनली यूज किया जाता है हमारे प्लैनेट के लिए जहाँ पे लाइफ होती है. एक वर्ड यूज किया जाता है बेटा, बायोस्फीयर. सुना है? बायोस्फीयर. Okay, biosphere mainly consists of two words, bio plus sphere. Bio means living, a sphere of living, एक ऐसा गोला जहां लाइफ प्रेजेंट हो. आप सुना होगा ना, पीके में कहता था ना गोला, सुना है वर्ड गोला कहता था? Yes, sir. जैसे बहुत सारे गोले हैं, दैट गोला इज स्फीयर. और ऐसा गोला जहां लाइफ हो, क्या बोलेंगे उसको? बायोस्फीयर. ओके, क्या बोलेंगे बेटा उसको हम लोग? बायोस्फीयर. क्लियर? बायोस्फीयर मीन्स जहां जहां पर लाइफ पॉसिबल हो. कहां पे लाइफ पॉसिबल है आपके आसपास? एयर में पॉसिबल है, वाटर में पॉसिबल है, और सॉइल में पॉसिबल है. ठीक है, एयर में पॉसिबल है लाइफ आपकी, वाटर में पॉसिबल है, और सॉइल में पॉसिबल है. तो बायोस्फीयर का वो पार्ट जहां पे एयर है, क्या वर्ड उसके लिए यूज करते हैं बच्चा? Atmosphere. एटमॉस्फेयर. ओके, लाइफ जहां वाटर हो उसको क्या बोलेंगे बेटा? हाइड्रोस्फीयर. सॉइल पर जो लाइफ होगी उसे क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर. Lithosphere. ठीक है, तो इनका कॉम्बिनेशन किसका ये कॉम्बिनेशन है बेटा? इस कॉम्बिनेशन ऑफ बायोस्फीयर. Biosphere. अंडरस्टूड बेटा? अंडरस्टूड बेटा? Yes, you understood. Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. ओके, नेक्स्ट वन इज वेस्ट. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, इस पर कम से कम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका. व्हाट इज वेस्ट? ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं डेफिनेशन इसकी. व्हाट इज वेस्ट? द मटेरियल विच इज अनवांटेड अनयूजेबल इज नोन एज वेस्ट. ऐसा मटेरियल जिसका हमारे पास कोई काम नहीं है, जिसको हम अभी यूज नहीं कर सकते, जो हमारे काम का नहीं है, जिसका एक बार हम यूज कर चुके हैं, तो सारे मटेरियल्स क्या बोलेंगे बेटा? वेस्ट बोले जाएंगे. ठीक है, अंडरस्टूड? Good evening, sir. ऑल दोज मटेरियल Yes, sir. विच आर नॉट इन यूज. ठीक है, विच आर वर्थलेस. देखो लिखा है यहाँ पर, विच आर वर्थलेस, विच आर डिफेक्टिव, विच हैव नो यूज are known as waste. Okay beta? Clear? Yes, The sir. Yes, material which sir. are no use known as waste. Clear? इसकी definition आती है बेटा, what is waste? ठीक है, तो आप लिखोगे unwanted unusable material which is worthless, which is defective, which has no use in our life is known as waste. Yes. Okay? अंडरस्टूड बेटा? Yes. Yeah. कोई दिक्कत? Yes, sir. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना. आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेस्ट पर. ठीक है, टाइप्स ऑफ वेस्ट 2 टाइप होते हैं बेटा, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल
Please note down definition. Those waste which can degrade. Degrade मतलब breaks into simple form by other living organism in short period of time known as biodegradable waste. ओके ऐसे मटेरियल जिसको थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम में ही दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंपल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ऐसे वेस्ट को क्या बोलोगे आप? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. क्लियर? ओके बेटा, व्हाट डू यू कॉल दैट? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. आप देखते हो कि इस टाइम पे हमारी सोसाइटी में इस तरह से 4 टाइप के डस्टबिन यूज किए जाते हैं, 4 कलर के डस्टबिन यूज किए जाते हैं. ठीक है, एक आपका ड्राई वेस्ट होता है, एक आपका वेट वेस्ट होता है, एक आपका ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए होता है, एक आपका ई वेस्ट. आजकल एक वर्ड काफी अच्छे से RS में पढ़ रहा है हमारा, एक वर्ड यूज किया जाता है ई वेस्ट. सुना है? Yes, sir. क्या फुल फॉर्म होता है Yes, sir. बेटा ई वेस्ट का? Sir, electronic waste. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में जैसे आपका ये आपका जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप यूज कर सॉरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हो, लाइक कैलकुलेटर हो गया, मोबाइल हो गया, पुराने टीवीज हो गए, लैपी हो गए, बल्ब हो गए, ये सारे जो वेस्ट होंगे आपके, इवन बैटरीज हैं आपके, ठीक है, CFLs है, तो ये सारे किस में आएंगे बेटा? ई वेस्ट में आएंगे आपके. ठीक है, अंडरस्टूड? किस में आएंगे बेटा? ई वेस्ट में. और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है बेटा? दोज वेस्ट which takes longer period or cannot be converted into simple form are known as non-biodegradable waste. Clear बेटा? are known as non-biodegradable waste. अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है बेटा? तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, एक क्वेश्चन देंगे, उसमें कई सारे एग्जांपल्स दे देंगे आपको, ऐसे करके खूब सारे एग्जांपल्स होंगे, और फिर आपको पूछा जाएगा कि एक आपका बायोडिग्रेडेबल है और एक आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इनमें से फाइंड करके सॉर्टिंग करिए. ठीक है, सॉर्टिंग करनी होगी अलग अलग में. ठीक है, हो जाएगा बेटा? Yes. ठीक है, लाइक किचन वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, गार्डन वेस्ट हो गया आपका, ये सारा वेस्ट आएगा आपका बायोडिग्रेडेबल में. ठीक है, जैसे आपके प्लास्टिक बॉटल्स हो गए, मेटालिक कैंस हो गए, ग्लास हो गया, आपका बैटरीज हो गया, ये किस में आएगा? आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आएगा. अच्छा, मेडिसिनल वेस्ट किस में जाएगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल में. ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जांपल्स दिए होंगे, उनको आपको कैटेगरी वाइज लिखना होगा. हो जाएगा बेटा क्वेश्चन? तो टोटल क्वेश्चन इस तरह से आएगा आपका, डिफाइन वेस्ट या व्हाट इज वेस्ट, क्लासिफाई फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ वेस्ट. ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन आपको यहाँ लिखनी होगी. क्लियर बेटा? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं? नो सर. पक्का? ओके, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा यहाँ का, इकोसिस्टम. ठीक है, नेक्स्ट इज आर इकोसिस्टम. इकोसिस्टम इज वेरी मच सिमिलर टू एनवायरनमेंट. ठीक है, देखो लिखा है यहाँ पर, an ecosystem is the community of living and non-living things that works together. Okay, ecosystem is the combination of both living and non-living matter. Okay, ecosystem is the combination of both living and non-living matters. Components of ecosystem की अगर बात करें तो ecosystem can be divided into 2 factors.
abiotic and Biotic. biotic. Ecosystem can be divided into beta two components, two parts, biotic and abiotic. क्लियर है बेटा? जितना भी नॉन लिविंग कंपोनेंट आएगा बेटा, नॉन लिविंग, जो सपोर्टिव इन नेचर का होता है बेटा लाइफ के लिए, लाइक रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड, वाटर, गैसेस, ये सारे किस में आएंगे बेटा? एबायोटिक फैक्टर में आएंगे. और जितना भी लिविंग कंपोनेंट आएगा, जितना भी लिविंग फैक्टर आएगा, वो किस में आएगा बेटा? बायोटिक में आएगा. ठीक है, अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? Yes, sir. No, sir. ओके, ठीक है. देखते हैं यहाँ पर, ये हमारे कुछ चार्ट्स गिवन है आपके. एबायोटिक कंपोनेंट्स को हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप में: फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. ठीक है बेटा? एबायोटिक कंपोनेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज 3 लाइंस: फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. फिजिकल में क्या क्या आएगा बेटा? ठीक है, देखिए, लाइक एयर, वाटर, रेनफॉल, सॉइल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी. सर हाँ बच्चा? सर एक मिनट सर, इकोसिस्टम वाली स्लाइड दिखा दीजिए. ओके, ठीक है. ये सारे जो फैक्टर्स आएंगे बेटा, ये सारे फैक्टर्स आपके एबायोटिक फैक्टर्स के फिजिकल टाइप में आएंगे. देखिए, व्हाट इज इकोसिस्टम बेटा? इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. ओके, यस सर. ओके बेटा? इकोसिस्टम इज द कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कौन कौन से 2 थे बेटा? बायोटिक एंड Biotic. Abiotic and biotic. Biotic involves all Living. living matter and abiotic involves all नॉन लिविंग. non-living matter. ठीक है, उसी चीज को आगे हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं. एबायोटिक कंपोनेंट्स में 3 टाइप आएंगे बेटा: फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. फिजिकल जितने भी होंगे आपके एबायोटिक कंपोनेंट जितने होंगे, जानते हो, ये सपोर्टिव होंगे बेटा लाइफ के लिए, सपोर्टिव फॉर लाइफ. इनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है. अब खुद सोचो, क्या इसके बिना लाइफ पॉसिबल है? एयर के बिना, वाटर के बिना, रेनफॉल, सॉइल, टेम्परेचर, No, sir. इन सारे वजह से हमारे जो लोग, जो डाइवर्सिटी होती है मेनली, वो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से तो डिफरेंशिएट होती है. हमारी जो डाइवर्सिटी वो इन्हीं वजह से तो है कि हमारा एयर अलग है, हमारा रेनफॉल अलग है, यहाँ पे पैटर्न, सॉइल का पैटर्न अलग है, टेम्परेचर का पैटर्न अलग है, तो इसी वजह से हम लोग एक दूसरे से डाइवर्स है ना. यस और नो? Yes. ठीक है, तो ये फिजिकल में आएगा. ऑर्गेनिक फैक्टर्स में क्या क्या आएंगे? जैसे आपका लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सारी चीजें जो आएंगी आपके किस में आएंगी बेटा? ऑर्गेनिक मैटर में होंगे, जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, सपोर्टिव है. ठीक है बेटा? नेक्स्ट आएगा इनऑर्गेनिक में ऑल मिनरल्स. ऑल मिनरल्स जितने भी हैं वो सारे किस में आएंगे बेटा? इनऑर्गेनिक मैटर में आएंगे. ठीक है, तो इस तरह से ये जो एबायोटिक फैक्टर है बेटा, ये इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लाइफ के सपोर्ट के लिए. ओके बेटा? Yes. क्लियर बेटा? इसमें कोई दिक्कत? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट इज योर बायोटिक फैक्टर. बायोटिक फैक्टर्स में मेनली आते हैं आपके सारे लिविंग इंडिविजुअल. और लिविंग इंडिविजुअल्स को किस में डिवाइड कर लेते हैं बेटा हम लोग? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड decomposers.
Okay, producers, consumers, and decomposers. Noted, beta? Yes, sir. Okay. Producers, consumers, and decomposers. आगे proceed करो बेटा. Yes. Yes. Okay. Next is your producers. देखिए अब यहां से देखते हैं इसमें क्या होता है. These are autotrophs who can prepare their food by converting inorganic substances into organic substances. Okay, these are individuals who can prepare their own food by converting inorganic substances into organic substances. For example, देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ पे इसमें आपके टू टाइप्स आते हैं, आपके फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स. फोटोट्रॉप्स आप जानते हो, फोटोसिंथेसिस करके जो फूड बनाते हैं. कौन करते हैं फोटोसिंथेसिस? Some plants. Green plants. ठीक है, ग्रीन प्लांट्स. ठीक है, और ये क्या करेंगे बेटा? सर केमिकल का यूज करेंगे फूड बनाने के लिए. केमोसिंथेसिस करेंगे. सर ये बैक्टीरिया होते हैं. एग्जांपल कौन से हो जाएगा इनका? बैक्टीरिया. बैक्टीरिया हो जाएगा. हाँ जी बेटा, ठीक है, बैक्टीरिया कहते हैं इनको. ठीक है, अभी मेनली देखते हैं यहाँ पर जैसे क्या होता है. अगर आप फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देख रहे हो तो CO2 प्लस H2O, these both are inorganic material. Inorganic materials. है ना? कैसा मटेरियल है ये? इनऑर्गेनिक मटेरियल है. और यही इनऑर्गेनिक मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? ये क्या है आपका? ऑर्गेनिक मटेरियल. दिख रहा है बेटा? In the presence of sunlight and chlorophyll. Sunlight and chlorophyll. Clear बेटा? Yes. ओके, एक वर्ड लिखिएगा इसके बाद. Plants are also known as transducer. Plants are also known as transducer because they can convert one form of energy in bracket write down solar energy to other form bracket chemical energy. Plants are also known as transducer because they can convert one form of energy ब्रैकेट में सोलर एनर्जी टू अदर फॉर्म दैट इज केमिकल एनर्जी. रिटन बेटा?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसमें कोई दिक्कत सर है 1 आपको? मिनट। इसमें कोई दिक्कत इतने पॉइंट में? Yes, sir. बताइए, कोई दिक्कत बेटा इस वाले कॉन्सेप्ट में? सर हाँ बच्चा, सर हम प्रोड्यूसर्स की डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, ग्रीन प्लांट एंड एल्गी दैट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। बेटा यहाँ ऑटोट्रॉफ के सेंस में बताना होगा ना आपको, एनर्जी के बेसिस पे बताना तो होगा। सर हम लोग जैसे डेफिनेशन देखी थी सर हाँ। प्रोड्यूसर की, तो सर उसमें कई बुक में सर ये लिखा है कि ग्रीन प्लांट एंड एल्गी दैट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। है तो वही चीज, है तो वही तो चीज। सर हम लोग इससे एग्जाम में आएगा तो लिख सकते हैं ना? लिख सकते हो बेटा, लेकिन आपका जो चीज़ें जिस तरह से है, कुछ चीज़ें नई नई चीज़ें भी एक्सप्लोर किया करो, ठीक है? हर जगह पे सेम वर्ड्स नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है? अपने आंसर्स में वैरायटी लाइए, ओके सर। ठीक है? अगर सेम चीज़ लिखोगे बार बार तो मार्क्स का उतना अच्छा वेटेज नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, और वहीं पे आगे पूछा जाए डिफाइन प्रोड्यूसर्स, तो दोनों में सेम डेफिनेशन थोड़ा लिखेंगे आप, ओके? थोड़ा सा Yes. वैरायटी उसमें लाएंगे आप। क्लियर है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं? Yes, sir, clear. यस सर। Next is consumer. What are consumers? Those individuals who depends on producers, ब्रैकेट में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड, known as consumers. ओके, मीन्स ऐसे इंडिविजुअल जो अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड हो बेटा? प्रोड्यूसर्स पे, ठीक है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या बोलेंगे बेटा उसको हम लोग? कंज्यूमर्स बोलेंगे, ठीक है? दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है? नंबर 1 जो आपने जूनियर्स में पढ़ा है वही चीज, herbivores. Number 2 carnivores. Number 3 omnivores. डिफिनेशन आती होगी इनकी या लिखवा दूं? No, sir. आती है सर। Yes, sir. डिपेंड्स ऑन herbs, ब्रैकेट में लिखेंगे plants eating animals, ठीक है? flesh eating animals और Sir, both flesh and herbs eating Both. animals. flesh and plant eating animals, ठीक है? are known as omnivores. क्लियर? बात समझे बेटा? Yes. अच्छा, Yes. अब जैसे इसमें देखते हैं कि एक फूड चेन की बात करते हैं, एग्जांपल देते हैं, ठीक है? लाइक ग्रास, insect, frog, snake, ठीक है? उसके बाद हॉक। अब देखिए यहाँ पर ये जो इंडिविजुअल है बेटा, ये तो डायरेक्टली रिलेटेड है इससे, है ना? डायरेक्ट बेनिफिट ले रहा है। लेकिन जो इनके पीछे वाले इंडिविजुअल्स हैं, फ्रॉग है, स्नेक है, हॉक है, ये सारे डिपेंड हैं इनसे, लेकिन इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड होंगे बेटा? ये सारे
ग्रास। ग्रास से। क्यों? क्योंकि बेटा अगर ये नहीं होगी तो ये नहीं होगा, और ये नहीं होगा तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये नहीं सरवाइव करेगा तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये नहीं होगा तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। अंडरस्टूड बेटा? बात समझे? तो जो अदर लेवल है किसी न किसी तरीके से प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होती ही है। क्लियर? यस। हाँ बच्चा, अभिनव कुछ कह रहे हैं बेटा? Yes. ओके, क्लियर है? Yes. ओके, नेक्स्ट इज डिकम्पोजर्स। those individuals who are responsible for conversion of organic matter into inorganic one are known as decomposers। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं उनको हम लोग? डिकम्पोजर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप एक सीरीज देखते हैं यहाँ पर, प्रोड्यूसर्स, उसके नीचे क्या आता है? प्रोड्यूसर्स के नीचे कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के नीचे क्या आता है बेटा? डिकम्पोजर्स। अब देखिए प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस था, है ना, इसको किस में कन्वर्ट किया बेटा? ऑर्गेनिक में, Organic. है ना? पक्का? Yes, sir. इसी किया ना। कंज्यूमर ने क्या किया, इसने ऑर्गेनिक को ही ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया। ठीक है, इसके बाद मेजर चेंजिंग चीजें नहीं होती यहाँ पर, ये ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है। जैसे आपको एग्जांपल दिया जाए तो CO2 + H2O, इसने क्या बनाया था? ग्लूकोज बनाया था प्रोड्यूसर ने, है ना? ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर था प्लांट के अंदर? स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में। बट जब कंज्यूमर खाएगा तो वो ही क्या लेगा प्लांट से? स्टार्च लेगा, और स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा? ग्लाइकोजन में, है कि नहीं? ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ग्लूकोज टू स्टार्च टू ग्लूकोज, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, यही तो होगा। Yes, sir. एनिमल के अंदर स्टोर्ड फैट क्या है? तो मींस Glycogen। एनिमल ने किस में कन्वर्ट किया? ऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक में। बट डिकम्पोजर्स जो होते हैं बेटा, ये उसी ऑर्गेनिक फूड को कन्वर्ट करते हैं किस में? Inorganic. इनऑर्गेनिक में। ठीक है, किस में कन्वर्ट करते हैं? इनऑर्गेनिक में। क्लियर? बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है बेटा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन decomposers and scavengers। स्कैवेंजर्स जानते होंगे आप, लाइक डॉग, क्रो, ठीक है, एक्सेट्रा, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो डेड एंड डीके मटेरियल खाते हैं, है ना? तो हालांकि डेड डीके सब्सटेंस तो ये भी खा रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है दोनों में? बताइए। सर स्कैवेंजर्स सर ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, बट हाँ। डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कर रहे हैं। बस यही डिफरेंस है दोनों में। समझ में आया? जो डॉग है, क्रो है, ईगल है, वल्चर है, हॉक है, ये सारे किस में आएंगे? स्कैवेंजर्स में आएंगे। और स्कैवेंजर्स किसका टाइप है बेटा? कंज्यूमर का टाइप है। ओके, अंडरस्टूड? डिकम्पोजर्स में क्या आएंगे बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे। ओके बेटा,
क्या आएंगे यहाँ पर? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिनका मेन पर्पस क्या होएगा? ऑर्गेनिक फॉर्म को कन्वर्ट करना, किस में? इनऑर्गेनिक फॉर्म में। क्लियर बेटा? Yes. Yes. इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes. एक बार इसको फिर से देख सकते हो आप। लाइक जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर्स मेनली इनऑर्गेनिक फूड को कन्वर्ट करते हैं किस में? ऑर्गेनिक फूड में। ठीक है, एग्जांपल कैसा? CO2 H2O कंबाइन किया और कंबाइन करके कन्वर्ट कर दिया किस में? ग्लूकोज में, है ना? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। और ग्लूकोज किस फॉर्म में प्रोड्यूसर के अंदर स्टोर है? स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, अब प्रोड्यूसर्स को फीड किया किसने? कंज्यूमर ने। जब कंज्यूमर ने फीड किया तो उसको मिलेगा क्या फूड? स्टार्च। स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करेगा वो? ग्लाइकोज। सॉरी, पहले ग्लूकोज में, और ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करेगा? ग्लाइकोजन में। मींस ऑर्गेनिक फूड आया था और किसमें कन्वर्ट हुआ लास्ट में? ऑर्गेनिक फॉर्म में। ठीक है, सिंपल फॉर्म कन्वर्ट नहीं हुआ उसका। नेक्स्ट आता है डिकम्पोजर। नेक्स्ट क्या आता है बेटा? डिकम्पोजर। अब यही जो ग्लाइकोजन है आपका, जब डिकम्पोजर डिकम्पोज करने आते हैं तो डिकम्पोजर्स में फिर आपने कई सारी साइकिल सुनी होंगी। नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, सुना है ना? वाटर साइकिल, ये सुना है ना? इतनी सारी साइकिल्स। ये साइकिल किसमें आती है? डिकम्पोजर्स में ही तो आती है सारी साइकिल्स ये। अंडरस्टूड? तो ये किसमें रिस्पॉन्सिबल है बेटा? ऑर्गेनिक को किसमें कन्वर्ट करेंगे? इनऑर्गेनिक। Inorganic. इनऑर्गेनिक। और इस तरीके से हमारा पूरा इकोसिस्टम चलता है। ओके, डिकम्पोजर एनरिच करते हैं सॉइल को, एनवायरनमेंट को, और उससे दोबारा प्रोड्यूसर्स मटेरियल्स को लेते हैं और फिर से नया फूड बनाते हैं। क्लियर? बात सुनाई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत? Yes. No, sir. ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फूड चेन। क्या होगा बेटा? अ सीरीज ऑफ इंडिविजुअल in which a series of individual in which they are interrelated just a minute. A series of individual in which they are interrelated on the basis of transfer of energy in the form of food. ओके, हो गया क्या बेटा? एक ऐसी सीरीज जिसमें इंडिविजुअल्स आपस में कनेक्टेड हो। दिख रहा है बेटा? एक ऐसी सीरीज जिसमें इंडिविजुअल आपस में कनेक्टेड हो, किस बेसिस में? एनर्जी ट्रांसफर के बेसिस में। किस बेसिस में रिलेटेड है बेटा ये? एनर्जी ट्रांसफर के बेसिस पे। और एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हैं? फूड के फॉर्म में। तो ऐसी सीरीज को क्या नाम देते हो बेटा? हाँ बच्चा,
क्या कहते हैं बेटा उस सीरीज को? Food chain. फूड चेन. Food chain. Okay, a series of individual in which they are interrelated on the basis of transfer of energy. सर हाँ बच्चा, सर अगर फूड चेन का कोई एग्जांपल पूछे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? बिल्कुल बता रहा हूँ बेटा, तो मैंने आपको सर बताया मैं था, ग्रास, इंसेक्ट, frog, snake, hawk is example of food chain. Okay, they all are related to each other. Okay, ये इनका फूड होगा, ये इनका फूड होगा, ये इनका फूड होगा, ये इनका फूड होगा, होगा. यस सर. Yes, इस sir. तरह से आपकी फूड चेन बनती है. ठीक है, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं. किस बेसिस पे? एनर्जी के बेसिस पे. सबको एनर्जी चाहिए, जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए. एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी एक दूसरे से? Food. फूड के फॉर्म में मिलेगी. क्लियर बेटा? बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक. एक और टर्म आता है बेटा यहाँ पर, फूड वेब. ठीक है, द ग्रुप ऑफ Food chains. food chain, group of food chain is known as food web. जब आपकी कई सारी फूड चेन आपस में कनेक्टेड हो, लाइक ग्रास को गोट ने खाया, गोट को लायन ने खाया. ठीक है, ग्रास को काऊ ने खाया, काऊ की डेथ हो गई तो डिकम्पोजर ने खाया, है ना. जब कई सारी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं तो ऐसी सीरीज को क्या बोलते हैं आप? फूड वेब. ओके बेटा, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? फूड वेब. क्लियर? Yes, sir. बात समझ में आ गई? क्या होता है फूड चेन? एक ऐसी सीरीज जिसमें इंडिविजुअल आपस में कनेक्टेड हो. किस बेसिस पे? एनर्जी ट्रांसफर के बेसिस पे. और एनर्जी ट्रांसफर किस फॉर्म में करेंगे? फूड के फॉर्म में करेंगे. ठीक है, तो ऐसी सीरीज को, ऐसी चेन को क्या बोलते हो बेटा? ऐसी चेन को आप बोलते हो फूड चेन. ओके बेटा? Yes, sir. ठीक है, क्या बोला जाएगा बेटा? फूड चेन. और जब बहुत सारी चेन आपस में कनेक्टेड होंगी तो क्या बोलेंगे उसको आप? फूड वेब. ओके, क्या बोला जाएगा बेटा उसको? फूड वेब. क्लियर? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? कोई दिक्कत नहीं? पक्का? अब एक टर्म आता है बेटा, एनर्जी फ्लो. ठीक है बेटा, एक टर्म आता है एनर्जी फ्लो. अब एनर्जी फ्लो देख रहे हो, एनर्जी किस तरह से फ्लो करती है? एनर्जी फ्लो कुछ इस फॉर्मेट में करती है बेटा. प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, और देन आफ्टर डीकंपोजर्स. ठीक है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स. ठीक है, कंज्यूमर्स में भी कुछ टाइप्स और सब टाइप्स बन जाते हैं बेटा, लाइक प्राइमरी कंज्यूमर, इसमें आपके हर्बीवोर्स आते हैं बेटा. देन सेकेंडरी कंज्यूमर, इसमें आपके कार्निवोर्स आते हैं. टर्शरी कंज्यूमर, इसमें आपके थोड़े से हायर क्लास के इंडिविजुअल आते हैं, या टॉप कार्निवोरस कहते हैं इनको. ठीक है बेटा, एनर्जी फ्लो कुछ इस तरह से होता है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में से बेटा कि व्हाई एनर्जी फ्लो इज नॉट कहते हैं ना मल्टी डायरेक्शनल, इज नॉट अ मल्टी डायरेक्शनल. ठीक है, एनर्जी फ्लो मल्टी डायरेक्शनल क्यों नहीं होता? लाइक ए इंडिविजुअल से बी, बी टू सी, सी टू डी, इस तरह से है. ऐसा क्यों नहीं हुआ?
Is this possible? No, sir. सर तो इसके लिए एक आंसर लिखेंगे आप, प्लीज नोट इट डाउन, आंसर बता रहा हूं आपको। एनर्जी फ्लो कैन नॉट बी रिवर्सिबल, एनर्जी फ्लो कैन नॉट बी reversible because of the fooding habit of individuals. ठीक है, फूडिंग हैबिट रिवर्स नहीं हो सकती। लाइक ग्रास, गोट, लायन, क्या फूडिंग हैबिट रिवर्स हो सकती है इन लोग की? No, तो एनर्जी फ्लो रिवर्स हो सकता है फिर, no, sir. दैट इज वाई। समझ में आया? Yes. पक्का? Yes, sir. कोई दिक्कत इसमें? सर हाँ बच्चा, सर एनर्जी लेवल की सर डेफिनेशन बता दीजिए। एनर्जी लेवल्स की डेफिनेशन बता दूं? लिखिए। सर हाँ बच्चा, सर एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पे सर सिर्फ 10% एनर्जी अभी आती आ है रहा ना? है, बताऊंगा अभी बेटा, मैं उसको बताऊंगा अभी। इसको पहले इसको लिख लो। द प्रोसेस ऑफ, लिखिए ईशान, द प्रोसेस ऑफ यस सर। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी from one trophic level to another is known as energy flow. Is known as energy flow. And this can be done in the form of food. This can be done in the form of food. Okay बेटा? यस सर। Okay. Written this page बेटा, सबका हो गया? हो गया बेटा? यस और नो? Yes, sir. यस सर। Okay. अब इस एनर्जी फ्लो से रिलेटेड 2 लॉज हैं बेटा। द वन इज 10% लॉ। इसको दिया था किंडर लिंडमान। कब दिया था? 1942 में। इन्होंने बोला था बेटा कि जब भी एक ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी किसी दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे एंटर करती है, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर और मान लीजिए डिकम्पोजर्स आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल अपने नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर करता है, बाकी 90% एनर्जी उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज्ड अप हो जाती है। अंडरस्टूड? जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ग्रास, गोट, लायन। ग्रास के पास मान लीजिए 1000 किलो कैलोरी एनर्जी है। ओके बच्चा? तो इसमें से जो स्टोर्ड एनर्जी में जाएगा, स्टोर्ड में, तो यहां से बाइफर्केशन हो जाएगा किसमें? 90% प्लस सॉरी 10% में। इसका 90% कितना होगा बेटा? 900 kcal और 10% कितना होगा?
100. 100 KCl। ये यूज अप हो जाएगी इसके मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म मतलब जैसे इसका डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, जो भी इसके लाइफ प्रोसेसेस हैं सारा मेटाबॉलिज्म में यूज हो जाएगा। ये कहाँ हो जाएगा? स्टोर्ड में चला जाएगा, ये स्टोर में चला जाएगा। जब इस ग्रास को गोट खाएगा, गोट सॉरी, जब इस ग्रास को गोट खाएगी तो उसको मिलेगी केवल ये स्टोर्ड एनर्जी। ओके, ग्रास को कितनी, गोट को कितनी एनर्जी मिलेगी? 100 KCl, कैलोरीज। किलो कैलोरीज। ओके, अब इसका 90 या 10% कर लो। 90 KCl जो इसके अंदर यूज अप हो गया, और स्टोर में कितना गया? 10 KCl। 10 KCl, 10 किलो कैलोरीज गया। ठीक है, अब गोट को लायन खाएगा तो कितनी एनर्जी मिलेगी इसको? 10 KCl. 10 KCl। ठीक है, समझ में आ गया? Yes. ये ये किसने सर plot कम किया होती था? जा रही है। हाँ बच्चा, ये तो सर कम होती जा रही है सर, कम होती ऑर्गेनिज्म जा टू रही है, इसीलिए इसको ऑर्गेनिज्म। फूड के लिए ज्यादा ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए फूड के लिए यस इसको सर। ज्यादा ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होना पड़ेगा। समझ में आया? बात समझे? समझ आ गया बेटा ये चीज? Yes. एक क्वेश्चन आता है आपका, वाई द लेंथ ऑफ फूड चेन इज नॉट सो बिग, या वाई देयर इज नॉट मोर देन इंडिविजुअल्स, मोर देन 4 और 5, 4 और 5 मेंबर्स के अलावा फूड चेन में मेंबर्स क्यों नहीं आगे होते हैं? तो रीजन यही वाला है कि अगर मान लीजिए इसके बाद x और इसके बाद एक y अगर इंडिविजुअल होता तो 10 का यहाँ कितना आता? 1 KCl, और इसके बाद इसको कितना आता? 0.1 KCl। ठीक है, तो यस सर, फिर खाने का कुछ फायदा ही ना हाँ, होता। तो फिर एनर्जी लेवल कम होती चली जाती है 10% लॉ के अकॉर्डिंग। इसीलिए फूड चेन बहुत लेंदी नहीं करते हैं। एक इंडिविजुअल कई सारे फूड चेन से इसीलिए इंटर रिलेटेड होता है, क्योंकि एक सिंगल फूड चेन उसके डिमांड ऑफ एनर्जी को फुलफिल नहीं कर सकता। ठीक है, बात समझ में आई? एक सिंगल फूड चेन आपकी नीड को फुलफिल नहीं कर सकता बच्चा। क्लियर? यस सर। इसीलिए Yes, आपको sir. मल्टीपल चेन्स पे डिपेंड होना पड़ता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. यस ठीक है, सर। इसके अलावा एक लॉ आता है इसमें 1% लॉ। यस सर। 1% लॉ जो होता है बेटा, वो केवल और केवल प्रोड्यूसर्स एंड सोर्स ऑफ एनर्जी के बीच में होता है। प्रोड्यूसर्स के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन कहता है प्रोड्यूसर्स सोर्स ऑफ एनर्जी से जितनी भी एनर्जी आए। हाँ बेटा, सर 10% लॉ का सर डेफिनेशन क्या होगा सर? आप इसी को अपने वर्ड्स में लिखेंगे बेटा, कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है उसके लिए। ओके सर। ठीक है, कहते हैं 1% लॉ में जो एनर्जी सोर्स से ट्रांसफर होती है प्रोड्यूसर्स के लिए, तो प्रोड्यूसर्स टोटल एनर्जी का कितना एनर्जी यूज कर पाते हैं? 1%। बात समझे? सोर्स के थ्रू दी गई टोटल एनर्जी का कितना पार्ट केवल यूज कर पा रहे हैं प्रोड्यूसर्स? 1%। समझे? अब खुद सोचो, जो आपके इस गैलेक्सी, इस सोलर सिस्टम का सोर्स ऑफ एनर्जी है सन, उस सन से जो एनर्जी जारी होगी वो ऑल प्लैनेट्स के लिए होगी या केवल अर्थ के लिए? ऑल प्लैनेट्स। ऑल प्लैनेट्स के लिए। अगर मान लीजिए सिंगल अर्थ के लिए बात की जाए तो अर्थ में सभी के लिए होगी, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। यस सर। लिविंग में भी जरूरी नहीं है कि आपका केवल और केवल प्लांट्स पे ही फूड गिरा हो, भाई एनिमल्स पे भी तो गिरी होगी एनर्जी। यस सर। यस सर। और उन प्लांट्स में जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, जरूरी है केवल उन्हीं पे लाइट एनर्जी गिरती हो? नॉन क्लोरोफिल वाले प्लांट्स पे भी तो गिर सकती है। नो सर, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है ना। तो कहते हैं जो इंटायर एनर्जी प्रोड्यूस करता है सोर्स, उसका केवल कितना आपके प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर के पास पहुंच पाता है? केवल 1% पहुंच पाता है, और उस 1% से एक फूड चेन चल रही होती है। समझ में आया? उस 1% से पूरी फूड चेन चल रही है। क्लियर?
मतलब अगर सन ने 1 लाख किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस सर ये करी, 1% है क्या? 1% एनर्जी है बेटा, ओके सर। 1% एनर्जी है। जैसे मान लीजिए एक सीरीज बनाते हैं इस तरह से, सन, ग्रास, गोट, लायन। तो अगर सन के पास 1 लाख किलो कैलोरी एनर्जी है तो वो ग्रास को कितना देगा? ओनली 1%। ग्रास को कितना मिलेगा एनर्जी? 1000 किलो कैलोरी एनर्जी। ओके, अब ग्रास से गोट के बाद एनर्जी कितनी जाएगी? 10%। इसको कितना मिला? ओके, गोट से लायन के पास कितनी जाएगी? 10 कैल। सर 10 कैलोरी, 10 किलो ओके कैलोरी। बेटा, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो ये 2 लॉज हैं आपके एनर्जी फ्लो के ऊपर। क्लियर? क्लियर कुछ कृष्णा? यही 2 Yes. लॉज थे। यस सर। ठीक है, समझ आया बेटा सबको? इस पर न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं इस तरह से। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इस तरह से दी होगी, आपको इस तरह से निकालना होगा। आप ये ध्यान दीजिएगा किससे किसके बीच में क्वेश्चंस पूछा गया है। अगर प्रोड्यूसर और सोर्स ऑफ एनर्जी के बीच में हो तो 1% लॉ, और बाकी सबके बीच में होगा तो क्या होगा? बाकी सबके बीच में क्या होगा? 10%। 10%। ठीक है, अब वो चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो या एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, ठीक है, सब में यही लॉ फॉलो होगा। अब जैसे मान लीजिए सर? आपका, हाँ बेटा, तो एक्वेटिक सर इकोसिस्टम की ये जो बात की ग्रीन जाए। प्लांट्स, हाँ बेटा, तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो 1% एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं फूड एनर्जी में। हाँ बेटा, 1% ही कर पाते हैं। ओके सर। एक बता रहा हूँ फूड चेन आपको यहाँ पर, इसमें भी इसी तरह से होएगा। यहाँ भी कौन से कितनी एनर्जी जाएगी? 1%। यहाँ से यहाँ कितनी एनर्जी जाएगी? 10%। 10%. यहाँ से यहाँ, 10. और यहाँ से यहाँ। 10. समझ में आया? ये एक्वेटिक इकोसिस्टम का एग्जांपल है, एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, टेरेस्ट्रियल में आपका फॉरेस्ट हो सकता है, फॉरेस्ट में कैसे करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा होएगा? टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पूछते हैं कभी कभी, एग्जांपल सर लेक, पॉन्ड। सर हो दीज गया आर आपका, मैनुअल पॉन्ड हो गया आपका, एक्वेरियम हो गया आपका, गार्डन हो गया आपका, ठीक है, क्रॉप फील्ड हो गई आपकी। ये कैसा इकोसिस्टम होगा? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होएगा। ठीक है, समझ में आया? रिवर, सी जो होंगे आपके ये नेचुरल इकोसिस्टम होंगे, फॉरेस्ट नेचुरल इकोसिस्टम। ओके बेटा, क्लियर? यस सर। और इसके अलावा एक छोटा सा कंपोनेंट और है, वो आप देख लीजिएगा क्या क्या चीज है। एक लास्ट टॉपिक आता है इसमें से, मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। तो मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट में आपने पढ़ा होगा 3 R's, पढ़ा है? Yes, sir. रिसाइकल, Refuse, reduce. हाँ, रीयूज और रिड्यूस, है ना? अब इसमें 2 R's और ऐड हो गए हैं। एक हो गया रिफ्यूज, एक हो गया रीपर्पस। ठीक है, एक मेथड ये हो गया मैनेजमेंट का, एक मेथड हो गया लैंड फिलिंग सर का। रीपर्पस में क्या होता है? रीपर्पस बेटा किसी काम के लिए आया था लेकिन वो काम अब हो चुका है तो किसी और काम में यूज कर लो। जैसे आप देखते होगे आजकल जब मिठाई लेने जाते हैं, स्पेशली रसगुल्ले लेके आते हैं, तो देखा होगा उसमें बॉक्सेस रहते हैं प्लास्टिक वाले, है ना? तो उसका अब वो पर्पस खत्म हो गया। तो घर में वो बॉक्सेस आने के लिए हम लोग लाने के बाद क्या करते हैं, हम लोग उसमें मिट्टी डाल करके कोई पौधा लगा देते हैं छोटा,
तो रीपर्पस हुआ ना, यस सर। है कि नहीं? तो इस तरीके से जो सर है रीयूज भी तो वही चीज बेटा, हुई। रीयूज तो आपको उसी सेम पर्पस के लिए होगा ना, रीयूज फॉर द सेम पर्पस, अच्छा सर। इसके लिए पर्पस ही चेंज होगा, मतलब दूसरा किसी सोर्स में यूज किया। ओके सर। अब जैसे आप बोन चाइना क्ले के पॉट्स लेके आते हो, पेयर में लेके अगर एक टूट गया तो आपने क्या किया, जो एक बचा उसको किसी और पर्पस में यूज करोगे ना, तो डेकोरेटिव में नहीं रह जाएगा ना वो तो। होता है कि नहीं होता? Yes, sir. तो इस तरह से चीजें कर सकते हैं Yes, आप, sir. मतलब पर्पस चेंज कर दो उसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है लैंड फिलिंग। अगर आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, कहाँ यूज होएगा बेटा वो? लैंड फिलिंग में यूज हो सकता है। ठीक है बेटा, अगर आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है तो किस में यूज हो सकता है? कंपोस्टिंग में। सर लैंड फिलिंग से क्या मतलब है? लैंड फिलिंग बेटा जहाँ गड्ढे होते हैं जमीन में, जैसे ऐसे तो सर वो सीधी करने के लिए रोड। बेटा, ये इस तरह से भरने में काम में आ जाता है, इस तरह से लेवल करने के लिए, ओके इस तरह सर। से। समझ में आया? बात Yes, समझ में sir. आ गई? एक और वो होता है बेटा, उसे कहते हैं इंसिनरेशन। सुना है कभी? नहीं सर। प्लीज नोट डाउन द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग of non-biodegradable waste at very high temperature. The process of heating of non-biodegradable waste at very high temperature is known as, more than 1000 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा, is known as इंसिनरेशन। एक डिवाइस होती है बेटा, दैट डिवाइस इज इंसिनरेटर। ओके, दैट डिवाइस इज नोन एज इंसिनरेटर। बहुत बड़ी बड़ी सी किल्स होती हैं, भट्टियां होती हैं बेटा, इसमें वेस्ट डाल करके इसको हीट अप कर देते हैं। तो हीट अप करने से बहुत सारा स्मोक प्रोड्यूस होता है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे एयर पोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, हाँ, इससे बेनिफिट ये होता है कि इतना ज़्यादा जो मैटर होता है वो थोड़े से एसेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बाद में फिर हम लोग लैंड फिलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये मेथड यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि किसको लीड करेगा कि जा करके? एयर पोल्यूशन को। ओके, अंडरस्टूड बेटा? Yes, sir. तो इस तरह Yes, से yes, मैनेजमेंट yes. ऑफ वेस्ट होगा। तो इतना सा है आपका मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। क्लियर? तो बस इतने सारे टॉपिक्स ही पढ़ने हैं आपको Yes, sir. टोटल, किसमें? इस पूरे चैप्टर में। क्लियर? इतना सा आर एनवायरमेंट है, यही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर चैप्टर खत्म। बस इतना सा ही इसमें। ठीक है।